हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग पावलव के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये टेट और सुपर टेट दोनों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इवान पावलव किस देश के निवासी थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि ये शिक्षा से संबंधित थे। नहीं, ये शिक्षा से संबंधित नहीं थे। सबसे पहले ये रूस के निवासी थे और चिकित्सा या पाचन जो है इसी संबंधित इन्होंने जो है पाचन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि जो पावलव है ये रूस के एक शरीर शास्त्री थे। इन्हें आप ऐसे मनोवैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपना करियर जो है शुरुआत नहीं किया था। ये सबसे पहले इन्होंने अपना चिकित्सा विज्ञान से जो है करियर शुरू किया था। 1904 में 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और उस शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसी शोध के दौरान क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि एक कुत्ता है जो खाना खा देखने से पहले ही लार टपकाने लगता है और बस यहीं से इन्होंने इस सिद्धांत को जन्म हो गया। इन जैसे ही इन्होंने कुत्ते को देखा कि वो पहले ही लार टपका देता है भोजन से पहले, इन्होंने यहीं से सिद्धांत का जन्म या शुरुआत कर दी। तो पहला कौन-सा सही हो जाएगा? पावलव कहाँ के थे? रूस के थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है? पाचन क्रिया के लिए। और ये ऐज़ ए मनोवैज्ञानिक इन्होंने अपना करियर शुरू नहीं किया है, इन्होंने चिकित्सा विज्ञान से शुरू किया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, पावलव के सिद्धांत को एस टाइप सिद्धांत क्यों कहा जाता है? आप बताइए, पावलव के सिद्धांत को एस टाइप सिद्धांत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें उद्दीपक जो है उस पर बल दिया जाता है, स्टिमुलस पे जो है जोर दिया जाता है और अनुक्रिया पे वो आर टाइप हो जाता है। ये स्किनर का था। किसका था? स्किनर का। लेकिन ये किसका था? पावलव का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस टाइप सिद्धांत इनका जो है एस टाइप थ्योरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीखने की शुरुआत किससे होती है? उद्दीपक से होती है। पावलव का मानना था कि अगर आप उद्दीपक देंगे, मतलब जैसे किसी को कोई चीज़ देंगे, उद्दीपक देंगे, ठीक है? तो वहाँ पर अनुक्रिया अपने आप आ जाएगी। और स्किनर क्या मानते थे? स्किनर की थ्योरी क्या मानती थी? आर टाइप जिसको हम कहते हैं कि पहले वहाँ पे अनुक्रिया पहले आएगी, उसके बाद में उद्दीपक आएगा। ये जो है स्किनर कहते हैं। पर पावलव क्या कहते हैं? पहले उद्दीपक आएगा, फिर अनुक्रिया आएगी। अब उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, ये सब हम आपको अगले प्रश्नों के साथ धीरे-धीरे बताते चलेंगे। पर हम इतना जानते हैं, इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। तो उस टाइम पर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उद्दीपक था वो घंटी थी और जो अनुक्रिया थी वो क्या थी? वो लार थी। तो जैसे ही घंटी बजाई जाती थी, मतलब कुत्ते को घंटी बजाई गई, कुत्ते को घंटी सुनाई दी, वैसे ही अनुक्रिया इधर हो जाती थी। अनुक्रिया क्या है? रिस्पॉन्स है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रयोग के दौरान कुत्ते के सामने भोजन पेश करना किस प्रकार का उद्दीपक है? आ गया ना प्रश्न? हम आपको हर एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन के साथ जब आप थ्योरी समझते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है? तो ये क्या है? भोजन के जब कुत्ते के सामने जो भोजन पेश किया जाता था वो क्या है? अब आप बताओ। भोजन जो होता है वो एक स्वाभाविक है ना, बिना किसी शर्त के स्वाभाविक क्रिया है ना। जब हम भोजन को देखते हैं तो लार तो आ ही जाएगी, भूख लगी होगी तो आप भोजन ही तो माँगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यूसीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूसीएस, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूसीएस। ये अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अगर हम अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात करें तो इसका अर्थ ही होता है स्वाभाविक या बिना किसी शर्त के। और भोजन को देखकर लार आना क्या हो जाता है? स्वाभाविक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वाभाविक। ठीक है? और ये क्या है? एक प्राकृतिक क्रिया है।
या स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया? जब भी भोजन पूछा जाए क्या था, तो ये एक स्वाभाविक या प्राकृतिक क्रिया थी। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए भोजन को स्वाभाविक जो है उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक, स्टिमुलस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुबंधन स्थापित होने के बाद सिर्फ घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता है? कई पहले क्या उसने उन्होंने सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो पावलोव ने क्या किया, पहले घंटी बजाई, तो कुत्ते को समझ में ही नहीं आया, उसको उसका घंटी से कोई लेना ही देना नहीं था। फिर लगातार जब कुछ दिन तक ये होता रहा, तो कुत्ते को ये बात समझ में आई कि घंटी बजने के 5 सेकंड के समय के अंतराल में ही जो है मुझे भोजन दे दिया जाता है। उसको समझ में आ गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो अब उसका संबंध किस तरीके से हो गया घंटी के साथ, कि वो घंटी जैसी कोई भी आवाज़ अगर सुनता है, तो उसको क्या लगता है कि अब भोजन मिलेगा। तो वो घंटी बजते ही जो है लार टपका देता था, भोजन के आने का इंतज़ार नहीं करता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद सिर्फ़ घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता है? क्योंकि अब उसको ये लगता था कि घंटी बजेगी तो लार तो खाना आएगा, तो वो उसकी लार आ जाती थी, मतलब अनुक्रिया हो जाती थी, ठीक है? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब कुत्ता भोजन के बजाय घंटी, मतलब जो कि एक अस्वाभाविक चीज़ है, मतलब कोई स्वाभाविक चीज़ तो है नहीं, वो उसने एक ऐसे गेम पावलोव ने एक चेक किया कि मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, घंटी बजाते हैं तो क्या कुत्ता कैसे रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया कैसी करता है। तो उसके लिए ये तो एक अस्वाभाविक चीज़ थी, तो उन्होंने जैसे ही घंटी बजाई और लार टपकना वो सीख जाता है। और जो इस सीखी हुई लार को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि इसमें घंटी का यूज़ किया गया है, तो क्या हो जाएगा ये कंडीशनल जो है रिस्पॉन्स है, ठीक है? क्योंकि आपको ज़बरदस्ती ये कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा घंटी और भोजन। अभी यूसीएस के बारे में बताया था कि प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रिया है, स्टिमुलस उद्दीपक है, और सीएस क्या है? हमने बताया ये जो है ये अस्वाभाविक है, मतलब जो कराया जा रहा है आपसे। तो घंटी और भोजन के बीच सबसे प्रभावी समय अंतराल कितना होना चाहिए था? मतलब उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके 5 सेकंड के अंदर ही अंदर हमें भोजन देना है। नहीं तो वो घंटी को उससे कनेक्ट ही नहीं, भोजन से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा और उसकी अनुक्रिया ही नहीं होगी, रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। इसीलिए 5 सेकंड के भीतर जो है भोजन आता था, इसीलिए तो वो घंटी बजते ही उसके मुँह से लार निकलने लगी थी। तो क्या था ये? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मनोविज्ञान जो है इसको समीपता का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? लिख देते हैं हम, समीपता का नियम। इसको समीपता का नियम कहते हैं। अगर घंटी बजाने के कुछ देर बाद खाना दिया जाता, तो घंटी और खाने के बीच वो संबंध नहीं जोड़ पाता ना, कि घंटी क्यों बजी थी, और अब खाना से ही उसका सीधा-सीधा कनेक्शन रहता, उससे ही वो रिस्पॉन्स करता, घंटी से कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन जब घंटी और भोजन के बीच में समय अंतराल जो था, टाइम पीरियड जो था, वो उन्होंने कम रखा, 5 सेकंड के भीतर ही खाना दे दिया, तो उसके माइंड में क्या क्लिक हो गया कि हाँ, अब घंटी बजी है तो उसको जो है भोजन मिलेगा। तो 5 सेकंड के भीतर का जो समय है, ये सबसे आदर्श समय माना गया है, ठीक है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और जो समय इसको क्या कहते हैं? जो ये समय दिया गया था, इसको समीपता का नियम कहते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस यही जो वर्ड है ना, कीवर्ड, समीपता कीवर्ड है, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, यही आपको एग्ज़ाम में डिस्टर्ब करेंगे और इन्हीं में आप कन्फ्यूज़ होंगे। यही जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बाकी इनकी स्टोरी नहीं पूछी जाएगी, कुत्ता ने कैसे लार टपकाई, क्या किया, क्या नहीं किया। बस यही उद्दीपक, अनुक्रिया और भोजन, घंटी, इन सब चीज़ों के बीच आप संबंध समझ लेंगे, आप पावलोव के सिद्धांत को अच्छे से सीख जाएँगे, यही इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है
अगर बार-बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए, तो लार आना बंद हो जाता है। यह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल, कितना सही क्वेश्चन बना है। ये होता है विलोपन। क्या होता है? इसको कहते हैं विलोपन। आप पहले वो भोजन देते रहे, फिर उन्होंने खाना देना बंद कर दिया। घंटी बजाई, कुछ दिन उसको लार आई, उसने अनुक्रिया दी, उसे लगा कि भोजन आएगा। फिर क्या हो गया, अब कुत्ते के दिमाग में क्या सेट हो गया कि घंटी बजती है, भोजन आता ही नहीं है, उसका फिर से जो है लार आना बंद हो गया। इसको क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। अगर आप केवल घंटी बजाते रहेंगे और भोजन नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे कुत्ते को क्या विश्वास जो है वो खत्म हो जाएगा और वह लार टपकाना बंद कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही अनुबंधन का विलोपन या समाप्त होना कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कुत्ते का असली घंटी और वैसे ही किसी दूसरी आवाज़ में फ़र्क करना क्या कहलाता है? देखो, अब आप इसको भी देखते जाइए ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो एग्ज़ाम के समय में। जब भी कुत्ता जो है घंटी और दूसरी कोई घंटी जैसी आवाज़ को सुनने में, जैसे मान लो सीटी, सीटी और घंटी, उन दोनों में फ़र्क करना समझ जाता है, उसको कहते हैं उद्दीपक विभेदीकरण। क्या कहते हैं? उद्दीपक विभेदीकरण। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विभेदीकरण का अगर हम मतलब समझें तो क्या होता है? अंतर पहचानना। 2 सेम साउंड जैसे निकल रहे हैं, मतलब घंटी भी बज रही है और सीटी भी बजा के चेक किया जा रहा है, तो वो समझ लेता है कि ये सीटी है, ये अलग ध्वनि है और ये घंटी है, ये अलग ध्वनि है। तब वो अंतर समझ लेता है, इसको ही हम विभेदीकरण कहते हैं। अंतर जब हम पहचानने लग जाते हैं, उसको विभेदीकरण कहते हैं। और कुत्ता यह समझ जाता है कि सिर्फ खास घंटी पर ही खाना मिलेगा। जैसे उस घंटी जैसी कोई और आवाज़ आएगी, उस पे भोजन नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ घंटी बजने पर ही रिस्पॉन्स देता था। ये क्या विभेदीकरण का ही एग्ज़ाम्पल है। उद्दीपक विभेदीकरण यह कहलाता है। ठीक है? किसी दूसरे घंटी जैसी चीज़ को देखकर उसे खाना नहीं मिलेगा, इसको ही विभेदीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में अंधविश्वास या डर को दूर करने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयोगी है? अब आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल अभी हम आप पावलव की ही बात कर रहे हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन ही इसका सही जवाब होगा, है ना? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह सिद्धांत जो है ये इसीलिए बनाया ही गया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि भावनाओं और आदतों से मतलब जो जुड़ा हुआ है, ये सिद्धांत सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए आप, कि ये भावनाओं और आदतों से जुड़ा है कि हमें कैसे किसी चीज़ की आदत डालनी है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, भावनाएँ चेक करना है, अनुक्रिया कर रहा है उद्दीपक के आते ही, ठीक है? तो जब बच्चे के मन में जो है, मन से अंधेरे का डर और पुलिस का डर या किसी भी विशेष वस्तु जिससे वो डर या उसके प्रति उसको भय है, तो पावलव की जो इस ये जो सिद्धांत है, इस नियम से बदला जा सकता है। किस नियम से? एसोसिएशन, सहचार नियम से बदला जा सकता है। किस नियम से? साहचर्य नियम से। इन्होंने दिया था साहचर्य का नियम। इस नियम से जो है बच्चों में किसी विशेष चीज़ के प्रति जो डर है वो खत्म किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पावलव ने प्रयोग करने के लिए किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? हमने बताया ना, ये सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं इन्होंने करियर शुरू किया है, ये चिकित्सक से इन्होंने शुरू किया है। तो इसका सही हो जाएगा पैट्रॉइट। क्या सही हो जाएगा? पैट्रॉइड मतलब लार ग्रंथि। सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पावलव ने कुत्ते के जबड़े के पास जो पैट्रॉइड ग्रंथि है उसका छोटा सा ऑपरेशन किया था और एक नली लगा दी थी। क्यों? ताकि लार की मात्रा को एक बीकर में सटीक रूप से मापा जा सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे गले में एक नली लगा दी थी, ठीक है? जब इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है स्वतः पुनर्प्राप्ति। स्वतः पुनर्प्राप्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, नया पाठ सिखाना नहीं, विलोपन के बाद अचानक पुरानी अनुक्रिया वापस आना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे सही हो जाएगा? हम बताते हैं।
पहले तो कुछ दिन उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो उसके दिमाग में क्या आया कि मतलब ये भोजन अब मुझे नहीं मिलेगा, ये घंटी ऐसे ही बजाई जाती है, तो उसने लार टपकाना मतलब अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने अचानक से फिर घंटी बजाई, तो जब कई दिनों के बाद अचानक फिर घंटी बजाई, तो उसके दिमाग को फिर वो पीछे वाला याद आ गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। अचानक से जो उसके माइंड में ये आया, तो इसको कहते हैं विलोपन के बाद अचानक जब पुरानी अनुक्रिया वापस आती है, तो वैसे ही जैसे घंटी बजाई गई, उसने अनुक्रिया की, उसके मुँह में लार आ गई। ये जो था, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्वतः पुनराप्राप्ति कहते हैं। भले ही कुत्ता जो है घंटी पर लार टपकाना बंद कर दिया था, विलोपन हो गया था। लेकिन अगर लंबे समय के बाद वही घंटी फिर बजती है, तो कई बार पुरानी यादें लौट आती हैं और लार टपक जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, स्वतः पुनराप्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पावलोव को पाचन क्रिया पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? हमने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था, 1904 में मिला था। बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो सन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पावलोव पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री थे, जिन्हें सीखने के सिद्धांतों की नींव रखने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए और याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा में अनुशासन और अच्छी आदतों का निर्माण पावलोव के किस नियम पर आधारित है? अब आप बताइए, मैंने इतना बता दिया है। हमने अभी बताया कि किसी बच्चे को किसी विशेष चीज़ के प्रति डर है, उस डर को या भय को दूर करने के लिए इन्होंने कौन-सा नियम दिया था? साहचर्य का नियम जो है वो मदद करता है बच्चे में डर निकालने के लिए। शिक्षा में अनुशासन और अच्छी आदतों का निर्माण जो है, वह बिल्कुल एसोसिएशन साहचर्य का नियम ही जो है, वही जो है उसका अर्थ ही होता है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देना। शिक्षा में हम घंटी बजने को छुट्टी या अगले पीरियड से भी जोड़ सकते हैं। बच्चा घंटी की आवाज़ सुनकर ही अपना बैग पैक कर लेता है, तो यह किसका कारण है? यह साहचर्य का कारण है और उसके कारण ही संभव है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने पावलोव के सिद्धांत को प्रतिवादी अनुबंधन का नाम दिया है? रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? तो ये जो है पावलोव के सिद्धांत को प्रतिपादी अगर हम बात करें, तो ये स्किनर का था। हमने बताया ना, इन्होंने रिस्पॉन्स आर थ्योरी जो कहते हैं, वो इनकी ही थ्योरी है। किसकी? स्किनर की थ्योरी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर ने क्या किया था? व्यवहार को 2 भागों में बांट दिया था। उन्होंने पावलोव के अनुबंधन को रिस्पॉन्सिडेंट कहा और दूसरा जो इसमें किसी जीव की किसी उद्दीपक के प्रति मजबूरी या प्राकृतिक प्रतिक्रिया देता है, वो बोल दिया इन्होंने। मजबूरन मतलब बोल दिया कि मजबूरन वो उद्दीपक है, वो प्राकृतिक प्रतिक्रिया दे रहा है या मजबूरन दे रहा है, ऐसा करके इन्होंने बोला था कि रिस्पॉन्स के बारे में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, जब एक बच्चा सफेद चूहे से डरने के बाद हर सफेद चीज जैसे रुई या खरगोश से डरने लगे, तो यह क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है, जनरलाइजेशन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब कोई भी बच्चा या जीव है मिलते जुलते उद्दीपकों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, तो उस वैसे ही हर एक चीज पर सेम प्रतिक्रिया देने लगता है, रिस्पॉन्स देने लगता है, तो उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे मान लो इसका अभी हमने आपको बताया था कि जब वो समझने लगा था कि हाँ, ये घंटी और सीटी की आवाज़ में डिफरेंट समझने लगा था कि घंटी की ही आवाज़ बजने पर मुझे भोजन मिलेगा, तो और सीटी की आवाज़ पर भोजन नहीं मिलेगा, तो उसने उसको कहते हैं विभेदीकरण। लेकिन अगर वही वो कुत्ता जो है सीटी के बजने पर भी लार टपकाता और घंटी के बजने पर भी लार टपकाता, तो उसको हम कह देते जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट नामक 11 महीने के बच्चे पर डर का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? अभी ये यहाँ पावलोव आप बिल्कुल सही करके मत आना। इसका सही आंसर होगा जेवी वॉटसन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉटसन ने पावलोव के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने जैसे मान लो पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, तो उन्हीं के सिद्धांत से संबंधित इन्होंने
छोटे बच्चे जिसका नाम अल्बर्ट था, उसके सामने एक सफ़ेद चूहे के साथ डरावनी आवाज़ सुनाकर डराया, जिससे बच्चा हर सफ़ेद और मुलायम चीज़ से डरने लगा, जैसा कि अभी ऊपर बताया आपन को। और वो हर एक सफ़ेद रंग की चीज़ से डरने लगा, सफ़ेद चूहा हो, रुई हो, खरगोश हो, तो वो सामान्यीकरण का उदाहरण था। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भावनाएँ भी जो होती हैं, वो कंडीशंस की जा सकती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है पावलव के सिद्धांत में अनुबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो इनके सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो वही है उद्दीपकों की समीपता। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उद्दीपकों की जो समीपता है वो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है। क्यों? जब दो चीज का एक साथ बहुत कम समय अंतराल पर आप अनुबंधन की पहली शर्त यही है। बिना समीपता के घंटी और भोजन का रिश्ता ही नहीं बन सकता था। आप बताइए जब आप घंटी बजा दें आधे घंटे पहले और भोजन दें आधे घंटे बाद, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि घंटी से भोजन का क्या लेना-देना है। लेकिन घंटी बजते ही 5 सेकंड के अंदर जब उसको भोजन मिल रहा था, भोजन सामने लाया जा रहा था, तभी तो वो अनुक्रिया कर रहा था, तभी वो रिस्पॉन्स दे रहा था, तभी तो वो लार टपका रहा था। तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? उद्दीपकों की समीपता, वो बहुत उसके बीच में समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग किस प्रकार के अधिगम पर जोर देती है? तो यह जो जोर देती है मैकेनिकल यानी यांत्रिक बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यांत्रिक पर जोर देती है। क्यों? इस सिद्धांत की आलोचना भी इसीलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने यांत्रिक पर जोर दे दिया है, इन्होंने मनुष्य को एक मशीन की तरह माना है। उन्होंने उद्दीपक मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, इसमें सोच-विचार या तर्क की जगह आदत को प्रधानता दी गई है। मतलब वो सोच ही नहीं पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो तुरंत अनुक्रिया दे रहा है। तो ये यांत्रिकीकरण ज़्यादा दिख रहा है इसमें, इसीलिए इनके इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पावलव के प्रयोग में घंटी क्या है? हमने आपको बताया था अभी भोजन क्या है, उद्दीपक क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। तो जो घंटी है मैंने बताया भी था आपको यह अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है? क्योंकि जब घंटी जो है वो नेचुरल तरीके से लार नहीं आ रही है, वो ज़बरदस्ती लार लग जो है टपकवाई जा रही है। कैसे? जब एक घंटी एक चीज़ है और इसमें प्राकृतिक रूप से लार नहीं टपकती, लेकिन उसको इस तरीके से कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि वो घंटी बजते ही लार टपका रहा है, इसीलिए यह अस्वाभाविक क्रिया है। न्यूट्रल क्रिया भी मान सकते हैं, न्यूट्रल उद्दीपक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में अध्यापक के आने पर विद्यार्थियों को शांत हो जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? बच्चे शोर कर रहे हैं और कक्षा में टीचर आया और बच्चे शांत हो गए। तो यह जो है ये क्या दर्शा रहा है? ये कहीं न कहीं शास्त्रीय अनुबंधन ही तो दर्शा रहा है एक तरीके से, जिस तरीके से कुत्ता रिएक्ट कर रहा था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन बिल्कुल। क्लासिकल कंडीशनिंग का ही ये उदाहरण है। शिक्षक का आना एक उद्दीपक है और बच्चों के शांत हो जाना क्या है? अनुक्रिया है। उद्दीपक क्या है? स्टिमुलस है और अनुक्रिया क्या है? रिस्पॉन्स है जो कि किन्होंने दी? बच्चों ने दी। शिक्षक रूम में आया क्लास में और बच्चे क्या हुए? शांत हो गए। तो क्या दिया उन्होंने? रिस्पॉन्स दिया। तो बार-बार ऐसा होने से शिक्षक और जो है शांति के बीच क्या हो जाता है? अनुबंधन बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है पावलव के अनुसार अधिगम क्या है? अगर हम पावलव के अनुसार अधिगम को देखें तो ये हो जाएगा नवीन आदतों का निर्माण और अनुबंधित अनुक्रिया का संगठन। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पावलव के अनुसार सीखना कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? नई आदतों का निर्माण है क्योंकि उनके सिद्धांत से ये साफ दिखता है और अनुबंधित अनुक्रियाएँ जो हैं वही के कारण ही होता है। उनका ये मानना था कि अनुबंधित अनुक्रियाओं के कारण ही सीखना संभव हो सकता है। तो ये थे पावलव के सिद्धांत से संबंधित कुछ चीज़ें। अब हम आपको कुछ चीज़ें बताएँगे जैसे हमने बताया था स्वाभाविक 1 मिनट हम आगे थोड़ा कर लें, हाँ। अब हम बताएँगे कि स्वाभाविक जो उद्दीपक था, स्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपक, ये क्या था?
और स्वाभाविक ये तो हो गया स्वाभाविक उद्दीपक, इसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया, इसके बाद अस्वाभाविक, अस्वाभाविक क्या? अस्वाभाविक अनुबंधित मान लीजिए या उद्दीपक मान लेते हैं, उद्दीपक। उसके बाद में अनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया। ये जो कुछ कीवर्ड हैं, यही एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जैसे स्वाभाविक उद्दीपक है, वो क्या है? भोजन था। क्या था? भोजन। भाई भोजन को देख के सबको ही एक नेचुरल प्रोसेस तो ये है लार आना। लेकिन अब वही स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार आना। भोजन को देख के क्या आया? लार आई। ठीक है? ये प्राकृतिक रूप से हो गई। अब अस्वाभाविक उद्दीपक की बात करें तो क्या थी? मतलब जिस चीज़ को देख के लार आ रही थी लेकिन वो भोजन नहीं था, तो वो क्या थी? घंटी थी। घंटी। लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया की बात करें तो वो क्या था? सिर्फ़ घंटी सुनकर लार आई, सीटी या उस जैसी कोई अलग आवाज़ सुनकर नहीं, सिर्फ़ घंटी सुनकर। सिर्फ़ घंटी सुनकर। तो इनमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यही अगर आप समझ लेंगे, तो आपने कई पावलव का पूरा सिद्धांत समझ लिया है, पूरी थ्योरी समझ ली है कि इनकी थ्योरी क्या कहती है और किस तरीके से वर्क करती है। अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक की बात करें, तो इसको यूसीएस कहते हैं। इसकी बात करें स्वाभाविक अनुक्रिया की तो यूसीआर कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक की बात करें तो इसको सीएस कहते हैं। और वहीं अनुबंधित अनुक्रिया की बात करें तो ये सीआर कहते हैं। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।